गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। बच्चों, आपको पता है हमने जो अभी तक किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसका आपसे भी लिंक है। सभी को पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि अपने फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी तो ना तो वो इसको रन कर पाएगी और ना ही ग्रो कर पाएगी। हमने अभी तक जो डिस्कस किया है बच्चों, वो ये किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके बाद हमने देखा है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंसिंग डिसीज़न एंड डिविडेंड डिसीज़न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीज़न एंड थर्ड है डिविडेंड डिसीज़न। तो अब हम इनको जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि क्या है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब है कंपनी के पास फंड्स हैं, यदि वो फंड्स को कैश में ही रखती है तो ना तो उससे कोई प्रॉफिट अर्न हो पाएगा, ना ही उसका कोई प्रॉपर यूज़ होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो उसके पास फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पर कि उसको प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया जाता है तो ये दो तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। एक तो कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट खरीदना है, उसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग तो लंबे समय के लिए होगी, या कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। और दूसरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि 1 साल के लिए होती है, या हम इनको वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कह देते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं परंतु शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में हमें ये भी ध्यान रखना होता है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं सिलेक्ट करने से पहले उनकी ईवैल्यूएशन करनी होती है, जिससे ये देखा जाए कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसमें रिटर्न कितना है या रिस्क कितना है। उसके बाद जब हम कोई एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को चूज़ करेंगे। ठीक है। तो पहले अभी हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। अब वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो कि हमारे 1 साल के अंदर के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। नॉर्मली ये हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म में, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली का बिल देना है, सैलरी देना है, ठीक है, रेंट पे करना है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसमें हम डिसीजन ये रखना पड़ता है कि कितना कैश हमें अपने पास रखना है, या कितना स्टॉक हमारा होना चाहिए, या हमारे डेटर्स कितने हैं। और जो हमारा शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, ये हमारी लिक्विडिटी को इफ़ेक्ट करता है। लिक्विडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि यदि हमने ज़्यादा अमाउंट में कैश रख लिया तो लिक्विडिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, नो डाउट, पर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में कैश है, हमें उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, ना हमें कोई प्रॉफिट अर्न होगा, तो इसलिए वो आइडल कैश पड़ा रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और यदि हम बिल्कुल कम कैश रखेंगे, लिक्विडिटी हमारी पुअर हो जाएगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पर हम हो सकता है कि टाइमली जो है पेमेंट ना कर पाएँ, तो वो हमारी गुडविल को इफ़ेक्ट करेगा। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए। सेकंड है कैपिटल बजटिंग डिसीज़न। हम इसको कई नामों से बुलाते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं, या हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें एक तो ये बात का ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर है, और साथ ही साथ हमें उस पर रिटर्न जो है कितना मिलेगा, क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस जो है उसको अफेक्ट
करती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होती है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, हम उसको डिसीज़न को इरिवर्सिबल होते हैं ये, यानी कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो सोच समझ के लेना होगा। यदि हमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया और बाद में उसको चेंज करना चाहेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक मशीन जो है इंपोर्ट करनी है, 50 लाख की एक मशीन है, और आपने पूरा कंपैरिजन नहीं किया, डिसाइडेशन नहीं किया प्रॉपर ढंग से, और एक मशीन आपने इंपोर्ट कर ली। जब आपने इंस्टॉल की तो पता चला कि ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसको चलाना बहुत मुश्किल है, इसको चलाने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही ट्रेन नहीं है, उस मशीन का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको लगा कि ये तो मशीन यहीं काम की नहीं है, इसकी जगह में दूसरी मशीन चाहिए। यदि आप उसको सेल भी करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजंस हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर हमें ये करने पड़ते हैं। और दूसरा है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह का हम जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। पहले तो आउटफ्लो होता है, कैश इन्वेस्ट करते हैं, बाद में हमें अर्निंग मिलती है, कैश इनफ्लो होता है, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद है हमें डिफरेंट टाइप्स की रेशो एनालिसिस भी हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इवेल्युएट कर सकें और एक बेटर प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकें। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन सिंपल वर्ड्स में है कि जो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो हमें मिलेगी कहाँ से। एक कंपनी के सिचुएशन में फाइनेंस की जो अमाउंट उसको चाहिए, दो ही सोर्सेज है, मैंने बताया था, ओनर फंड या बोरोड फंड। ओनर फंड मतलब होता है कि ओनर अपनी तरफ से जो पैसा लगाता है। बच्चों ये बताओ कंपनी की सिचुएशन में ओनर कौन होते हैं? कुछ बच्चे बता रहे हैं शेयर होल्डर। वेरी गुड। वाई? बिकॉज कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। तो जो व्यक्ति शेयर्स को परचेज करता है वो शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। तो ओनर फंड्स में हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? जितना प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कंपनी नहीं करती है, कुछ पोर्शन को वो अपने पास बचा करके रख लेती है या रिटेन करके रख लेती है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। वो भी अल्टीमेटली किसका पैसा है? शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है ना। वो उनको नहीं दिया, कंपनी ने सेव अपने पास रख लिया, है तो ओनर फंड ही ना। बिल्कुल ठीक। तो रिटेन अर्निंग भी ओनर फंड है। इसके बाद है बोरोड सोर्सेज। बोरोड सोर्सेज में आएंगे लॉन्ग टर्म वाले आएंगे, डिबेंचर्स। जब एक कंपनी पब्लिक से लोन लेती है लॉन्ग पीरियड के लिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। बॉन्ड्स हुए, लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, तो ये हमारे क्या हैं? बोरोड फंड्स हैं। अब यहाँ पर ये है कि जब कंपनी बोरोड फंड्स मतलब यूज़ करती है, डिबेंचर यूज़ करती है, तो कुछ कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। बोरोड फंड्स एक तो है कि फ़िक्स टाइम के लिए होता है, हमें वो वापस भी करने होते हैं, और दूसरा है जो बोरोड फंड होता है उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, चाहे फर्म या बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो बोरोड फंड में जो रिस्क होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो अमाउंट हमें वापस करनी है और इंटरेस्ट भी हमें फिक्स टाइम पर देना होता है। परंतु हम ये कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द इक्विटी। अब यहाँ पर जो डेट हम यानी कि लोन लेते हैं उस पर जो कॉस्ट है वो इक्विटी से क्या होता है? वो कम होता है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ रिस्क है जो इन्वेस्टर्स एज्यूम करते हैं वो भी कम होता है। अल्टीमेटली रिस्क किसको सहन करना होता है? ओनर को। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो उस पर जो हमारी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि डिबेंचर पर कॉस्ट जो होती है हमारी
वो लेस होती है। और साथ ही जो भी इंटरेस्ट कंपनी देती है उस पर टैक्स पर भी हमें छूट मिलती है, रिबेट मिलती है, टैक्स डिडक्टिबल होते हैं, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन द इक्विटी। उसके बाद है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हमें देखना होता है कि कॉस्ट, उस हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज करेंगे जिसकी कॉस्ट कम है। उसके बाद रिस्क, ठीक है, तो जिसमें लेस रिस्क है उसको चूज़ किया जाएगा। उसके बाद है जो सोर्सेज होती हैं उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है, जैसे हमने शेयर्स इशू करने हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, अदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, तो उसमें हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, डिबेंचर्स में ये कम होती है। उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन को भी देखना होता है कि यदि हमारे पास जो कैश फ्लो पोजीशन जो है रेगुलर है, इनफ्लो ठीक है, प्रॉपर है, तो कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाएगी, तो इसलिए हम डिबेंचर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि कंट्रोल कंपनी रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। यदि हम डिबेंचर इशू करते हैं तो अल्टीमेटली कंट्रोल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ही रहता है। ठीक है, परंतु यदि कंपनी और ज़्यादा शेयर्स इशू करती है तो इसमें कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होते हैं अब इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कंसिडरेशंस इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ इक्विटी, यानी कि एक कंपनी जो है यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेना चाहती है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है शेयर होल्डर्स जो है उस पर कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है प्रॉफिट का देने का। यदि कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी उनको डिविडेंड पे करती है, अदरवाइज नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन रेजिंग इक्विटी कैपिटल इज़ हाई। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। उसके बाद है शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स इन रिटर्न फॉर एज्यूमिंग हायर रिस्क। शेयर होल्डर्स पर जो रिटर्न है वो उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो बच्चों आज जो है हम इतना ही करते हैं, या यदि आप कहें तो इस अगला जो डिसीज़न है डिविडेंड डिसीज़न, हम इसको भी कर लेते हैं। बताइए, यदि आपको लगता है कि डिविडेंड डिसीजन को हम कल करें तो कल कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, तो डिविडेंड डिसीजन जो है इसको हम कल करेंगे। आज इतना ही, आप इतना रिवाइज करें, इसके बाद हम कल करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपना होमवर्क असाइनमेंट जो आपको दी जाती है आप उसको भी टाइमली कंप्लीट करते रहिए, और उसको डिपॉजिट जो है वो कराते रहिए, सबमिट कराते रहिए।